एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहती थी। शारदा का बेटा रमेश फलों का व्यापार करता था। शारदा और अनामिका रमेश के फल के व्यापार में सहायता किया करती थी। उस इलाके में रमेश का व्यापार अच्छा चलता था। क्योंकि गर्मियों का मौसम था, इसीलिए ग्राहक ज्यादा से ज्यादा तरबूज खरीद रहे थे। एक दिन रविंद्र नाम का एक इंसान रमेश के दुकान से थोड़ी ही दूर में तंदूरी चिकन का व्यापार शुरू करता है। इस बात से रमेश को बड़ी चिंता हो जाती है। माँ, देखो ना, मेरे दुकान के पास में ही एक तंदूरी चिकन का नया दुकान खुला है। इस वजह से अब हमें दिक्कत हो सकती है। अरे बेटा, चिंता क्यों कर रहे हो? अभी गर्मियों का मौसम है ना, ग्राहक हमारे दुकान ही आएंगे फल खरीदने के लिए। तुम देख लेना। हाँ जी, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, देखिएगा सब अच्छा होगा। तुम उसका मत सोचो, अपने व्यापार में ध्यान दो। हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। बाद में देखना, ईश्वर जो हमें देंगे उससे हम खुशी रहेंगे। ठीक है माँ, तुम लोग दुकान देखो, मैं एक बार नरेंद्र से मिलकर आता हूँ। सतर्क रहना, शांति से बात करना, और हाँ, ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है माँ। अजी, मैं आपके साथ आऊँ क्या? नहीं अनामिका, मैं अभी बात करके आता हूँ। ऐसा कहकर रमेश रविंद्र के दुकान में जाता है। रमेश को देखते ही रविंद्र बड़े अरियल जैसा बर्ताव करने लगता है। वो बात करने से ज्यादा गुस्से पे उतर आता है। क्या बात है, पड़ोस के कुत्ते वाली हालत क्यों है? क्यों रविंद्र, बेइज्जती क्यों कर रहे हो तुम? मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे शांति से बात करने आया हूँ। अच्छा, मुझे पता है सम्मान के साथ तुम यहाँ क्या कहने आए हो। तुम कुछ भी कह लो, पर मैं ये दुकान खाली करने वाला नहीं हूँ। मैं इस बारे में बात करने नहीं आया हूँ तुमसे। यहाँ काम करने के लिए तुम्हें किसने अनुमति दी है? क्या तुमने पंचायत जी से अनुमति ली है? अनुमति क्यों लूं? ये रास्ता है, यहाँ कोई भी व्यापार कर सकता है। उसके लिए मुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसमें गलती क्या है? दुकान खोल लिया तुम्हारा प्रतियोगी बनके, अब क्या करोगे? जो करना है कर लो। ऐसा कहकर रविंद्र रमेश को मारने लगता है। उसके साथ वो रमेश पे अंडे फेंकने लगता है। रमेश के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। रमेश को बहुत अपमान महसूस होता है। रविंद्र जब रमेश को अपमान कर रहा था, इस बात को रोकने के लिए कोई बीच में नहीं आता है। ऊपर से वो सब खड़े खड़े देखकर हंसने लगते हैं। अपमानित होकर रमेश वहाँ से लौट आता है। रमेश को देखकर शारदा और अनामिका को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत डर जाते हैं। अरे देखो, कितना अपमान किया उस रविंद्र ने मेरे बेटे को। उसका हाथ टूट जाए, उसका दांत टूट जाए, उसके पैर टूट जाए, उसका पूरा नाश हो जाए। क्यों जी, आप उससे अपमानित होने के लिए गए थे क्या? अपने हाथ से उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सके? आप चुपचाप क्यों लौट आए? देखो अनामिका, उसे कुछ भी कहना बेकार है। वो बहुत ही अड़ियल है। उसे सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। फिर तो हमें भी वही व्यापार करना चाहिए जो वो कर रहा है। मैं बहुत अच्छा तंदूरी चिकन बनाती हूँ। मेरे घर वाले मेरी तंदूरी चिकन खा के बहुत तारीफ करते थे। फिर तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलके तंदूरी चिकन बनाएंगे और देखेंगे वो अपना व्यापार कैसे करता है यहाँ पे। ऐसा कहकर शारदा और अनामिका अगले दिन से ही तंदूरी चिकन बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। शारदा सभी को अपने दुकान में बुला बुला के तंदूरी चिकन खिलाती है। किसी को रविंद्र के दुकान में जाने ही नहीं देती है। आइए बाबू आइए, गरम गरम चिकन, तंदूरी चिकन, अद्भुत स्वाद है, खाएंगे तो उंगलियां चाटेंगे। आइए बाबू, आइए, तंदूरी चिकन खाइए। सासू माँ, आप इस तरह से मत चिल्लाइए। जिसे आना होगा वो खुद ही आएंगे। अगर हम इस तरह करने लगेंगे ना, तो अब तो जंग ही छिड़ जाएगा। हाँ, लड़ाई करने के लिए आने दो। मैं भी देखती हूँ वो कैसे आता है। वो अगर आ गया यहाँ पे, मैं उसे धो के यहाँ से भगाऊंगी। शारदा अनामिका बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कई लोग रविंद्र के दुकान में ही जाते हैं। लोग रविंद्र के दुकान के तंदूरी चिकन खाने के लिए लाइन लगा देते हैं। अनामिका और शारदा के दुकान की तरफ कोई मुड़ के भी नहीं देखता। फिर वो बहुत सोचते हैं, सासू माँ, हमें तंदूरी चिकन बनाने का अब तरीका बदलना होगा। अगर हम तरबूज तंदूरी चिकन बनाते हैं तो लोग उसे खाने के लिए हमारे दुकान के आगे लाइन लगा देंगे। क्या कहती है माँ जी? ठीक है बेटा, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो। बस कोई भी ग्राहक उसके दुकान नहीं जाने चाहिए। सभी लोग हमारे दुकान में आए, मैं बस यही चाहती हूँ। अगले दिन से ही शारदा और अनामिका
नए नए तरह के पकवान बनाना शुरू कर देते हैं। अनामिका वाटरमेलन तंदूरी चिकन बनाती है। सभी को वो पकवान बहुत अनोखा लगता है और उस पकवान से अनामिका बिल्कुल फेमस हो जाती है। सभी लोग वाटरमेलन तंदूरी चिकन खाने वहाँ आने लगते हैं। पड़ोस के दुकानदार रविंद्र को भी वाटरमेलन तंदूरी चिकन बहुत आश्चर्य कर देता है। बेटा अनामिका, बहुत अच्छा, तुमने सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया है। वाटरमेलन तंदूरी चिकन खाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। मैं तो बहुत आश्चर्य हूँ, लोग इतना पसंद कर रहे हैं तुम्हारे इस पकवान को। रविंद्र का तो दुकान ही बंद हो जाएगा। सासू माँ, हमारे इस पकवान को खाने के लिए सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। रविंद्र के दुकान में मक्खी भी नहीं जा रही है। देख लीजिए, रविंद्र आ ही रहा होगा हमसे बात करने के लिए। देखिए, आ गया। तब तक रविंद्र वहाँ आ जाता है। क्या हुआ? कुत्ता रास्ता भटक गया जो हमारे दुकान पे आ गया। माँ जी, जितनी गाली है आप दे दीजिए, इसमें कोई गलती नहीं है। पर मैं यहाँ पे आपका वाटरमेलन तंदूरी चिकन खाने आया हूँ। मैंने बहुत बार बनाने की कोशिश की पर अच्छा नहीं बन पाया। अनुमति देंगे तो मैं यहाँ काम करूँगा और उस पकवान को बनाना सीखूंगा। ये कहकर रविंद्र उनके पैरों पे गिर गया। क्योंकि उसका होटल का व्यापार नहीं चल रहा था, इसीलिए उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने जो गलती की थी वो उसे समझ में आता है। सिर्फ शारदा और अनामिका से ही नहीं, रविंद्र आके रमेश से भी माफी मांगता है। पत्नी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, ये देखकर रमेश बहुत खुश होता है। शाबाश अनामिका, यही असली जीत है। इसमें क्या है, मेरे पीछे आप और सासू माँ थी। अगर आप लोग ना होते तो शायद आज मैं जीत नहीं पाती। अब सभी अनामिका की तारीफ करने लगे। अब अनामिका लोगों को अपने नए नए पकवान सिखाने लगती है। वो लोगों को आजीविका भी देती है। वो स्वादिष्ट तरबूज तंदूरी चिकन की रेसिपी सभी को सिखाने लगी और साथ ही उस पकवान को बेचने भी लगी, जिससे उसने बहुत अच्छे पैसे भी कमाए। और ये देखकर शारदा और रमेश को बहुत गर्व होता है। एक गांव में अनामिका नाम की एक लड़की थी। अनामिका के पिताजी बहुत ही गरीब किसान थे। वो गायों की देखभाल किया करते थे और उनका दूध बेचते थे। उन्हीं पैसों से वो अपना परिवार चलाते थे। खेतीबाड़ी में अनामिका अपने पिताजी का हाथ बटाया करती थी। क्योंकि बचपन में ही अनामिका ने अपनी माँ को खो दिया था, इसीलिए गांव वाले उसे बड़े स्नेह से देखते थे और उसका बहुत ख्याल भी रखा करते थे। अनामिका के घर में जो गाय थी वो भी अनामिका को बिल्कुल परेशान नहीं करती थी। तभी एक दिन अनामिका अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, जब आप शाम को घर लौटेंगे तो चावल का भूसा ले आइएगा गायों के लिए। मैं उनका पसंदीदा माड़ बना दूंगी। यहाँ तुम इतना प्यार दुलार कर रही हो, उधर वो सभी को सिंग से भूसा मार रही है। मैं भी नहीं संभाल पाता हूँ। अरे पिताजी, ऐसा ना कहिए, हो सकता है दूसरी गायों की भी गलती हो। मेरी प्यारी ने इसीलिए वैसा किया होगा। अनामिका उस गाय को प्यार से छोटी नाम से बुलाती थी। जब वो इस तरह से बुलाती थी तो गाय भी बहुत उत्साहित होती थी। देखिए पिताजी, जब मैं इसे छोटी बोल के बुलाती हूँ, ये कैसे खुश होती है। देखिए कितनी खुश हो रही है ये। क्यों बेटा, तुम हमेशा इन्हीं के साथ क्यों लगी रहती हो? तुम्हें खाना पकाना है, घर साफ करना है, जो खेत में काम कर रहे हैं उनके लिए खाना पकाना है, फिर शाम को तुम्हारी छुटकी को नहलाना है। पूरा वक्त तुम्हारा इसी में जाता है, फिर ऐसे कैसे चलेगा? अरे मुझे पता है पिताजी, मैं सब काम खत्म कर लूंगी। कब क्या करना है सब पता है मुझे। तुम ऐसे ही कहती रहती हो। कल ससुराल जाओगी तो मैं देखूंगा तुम ये सब बात कैसे कहोगी। रविंद्र की बातें सुन के अनामिका थोड़ी दुखी हो जाती है, पर बाद में रविंद्र की बातें सच हो जाती है। एक हफ्ते के अंदर शहर से शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला आती है और बेटे रमेश के साथ अनामिका की शादी तय कर देती है। एंगेजमेंट हो जाती है। एक हफ्ते के बाद रमेश और अनामिका की शादी का दिन तय कर दिया जाता है। अनामिका बहुत दुखी थी इस बात से, क्योंकि ससुराल में वो बिल्कुल अकेले थी। तभी रमेश आके कहता है, देखो अनामिका, तुम्हें लग रहा है कि तुम बिल्कुल अकेली हो, पर ऐसा मत सोचो। मैं तुम्हें एक विशेष बात कहने आया हूँ। मैं बहुत ज्यादा शराब पीता हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ एक लड़की है, मुझे वो बहुत पसंद है। हमने सोचा था हम शादी करेंगे, पर उसके परिवार ने दूसरा रिश्ता देखकर उसकी शादी करा दी। अब मैं शराब का दास बन गया हूँ, इसीलिए माँ ने मेरी शादी तुमसे करा दी है। हर दिन मैं 3 पैग पीता हूँ
मैं साधारण इंसान जैसा ही हूँ, तुम डरना मत। ऐसा कहते कहते ही रमेश वहीं पे गिर जाता है। अनामिका ने अपने पति को उठा के बिस्तर में सुलाया और अपनी जिंदगी के बारे में सोचकर वो रोने लगी। अगले दिन सुबह तक अनामिका को वही दर्द सताए जा रहा था। शारदा ने ये चीज गौर किया। फिर वो अनामिका के साथ बड़े कड़क आवाज में कहने लगी, देखो, तुम इस घर की एकमात्र बहू हो। घर की बातें बाहर ना जाए, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा भी है। घर में पति शराब के नशे में है। अगर तुमने किसी से कहा भी, फिर तो तुम इस घर में रह नहीं सकती हो, याद रखना। मैंने कभी नहीं सोचा था आप मुझसे ऐसी बातें करेगी। मैंने क्या गलती की है, आप बताइए। आपका बेटा किसी और से प्यार करते हैं, इसलिए आप मेरा गला क्यों काट रही हैं? तुम्हारी आवाज ऊंची कैसे हो रही है? बोलने से पहले सोच के बोलो। अपने बातों पे लगाम लगाओ। मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। जाओ, घर का साफ सफाई करो। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका को बहुत तकलीफ हुई। वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अनामिका अंदर जाके सिसक सिसक के रोती है। तभी अचानक उसे अपनी छोटी की याद आती है, पर क्या फायदा, देखने के लिए भी वो जा नहीं सकती। फिर जल्दी जल्दी से वो खाना पका लेती है, घर साफ कर लेती है और थोड़ा आराम करती है। तभी शारदा वहाँ आ जाती है। यहाँ बैठ के आराम जो कर रही हो, कपड़े कौन धोएंगे? तुम्हारे बाप आके धोएंगे क्या? सासू माँ, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। आपकी बातों से मुझे बुरा लग रहा है। कम से कम अपना सम्मान का ख्याल कीजिए। अपनी बातों से आप मुझे तकलीफ पहुँचा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपके बेटे के बारे में अपने पिताजी से कहूँगी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा मानो आग बबूला हो जाती है। गुस्से से वो अनामिका के पास जाती है और उसके दोनों गालों में कस के थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ खाने के बाद अनामिका अपनी सासू माँ को रुकने के लिए कहती है, पर उसकी सासू माँ को इस बात का कोई परवाह नहीं होता है। आखिरकार अनामिका अपने हाथों से रोकती है। मैं इस घर में कुत्ता नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। ऊपर से मैं इस घर की नई बहू रानी हूँ। अगर आइंदा आप मुझे इसी तरह परेशान करती रही तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्या करोगी तुम? क्या कर लोगी? हाँ, तुम मुझे मारोगी? हाँ, आओ आओ, मारो मुझे, देखती हूँ, मारो। ऐसा कहकर शारदा फिर से अनामिका को अपने हाथों से मारने जाती है। अगले दिन शारदा सोचती है गांव के अंत वाले खाई में जाके अपनी बहू को धकेल के उसे वो मार देगी और अनामिका के मर जाने पर वो किसी अच्छी दूसरी लड़की को ले आके अपने बेटे रमेश की फिर से शादी करवाएगी। ये सोचकर वो अनामिका को अगले दिन पहाड़ पे ले जाती है। क्या देख रही हो तुम ऐसे? मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। हमें तुम्हारी और जरूरत नहीं है, इसलिए हमें ऐसी बहू चाहिए जो हमारी बात सुने, जवाब ना दे। देखो, वो पहाड़ तुम्हारी मौत है। अब तुम खुशी से मरो। ये कहकर जैसे ही शारदा अनामिका को धक्का देने जाती है, पीछे से वो गाय जिसे अनामिका ने पाला था वो आ जाती है। वो शारदा को खाई में धक्का दे देती है और अनामिका को बचा लेती है। अपनी छोटी को देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। छोटी, आज तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होती। तुमने मुझे बचाया और उस शैतान को मार डाला। तुम अब कहीं मत जाओ, मेरे साथ रहो। मैं अपने पति को एक ना एक दिन जरूर बदल के रखूंगी। मैं उनकी बुरी लत को भी छुड़ाऊंगी। ये कहकर अनामिका गाय को अपने साथ ही रखने लगती है। कुछ ही दिनों में रमेश भी साधारण हो जाता है। लोगों को लगा शारदा क्यों नहीं दिख रही है, तो अनामिका उन्हें कह देती है कि वो काशी तीर्थ के लिए गई है। अब क्योंकि उसकी दुष्ट सासू माँ नहीं थी, इसीलिए अनामिका अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और वो गाय अनामिका को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देती थी।